तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर जीके जीएस की प्रैक्टिस सीरीज लगातार जारी है। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर के आया हूं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है और आगे आने वाली परीक्षाओं में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को इंक्लूड किया गया है। तो ये आप सभी की यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम, बीडी और री एग्जाम, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ एलटी गैस शिक्षक भर्ती परीक्षा, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, बीएड एंट्रेंस एग्जाम और उन सभी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल है जहां पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। देखते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद एक्सप्लेनेशन। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने डैश 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 में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी कलकत्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1440 ईस्वी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था और भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को 1556 ईस्वी में पुर्तगाल से गोवा लाया गया, जबकि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का व्यापक प्रसार 1778 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ और यहां अंग्रेजों द्वारा प्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है गोहाना में किले का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। गोहाना के किले का निर्माण चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा कराया गया था। इस किले का नाम उसने अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर दरियापुर रखा। यह किला 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा नष्ट कर दिया गया था और वर्तमान में यह किला हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहां लड़ी गई थी। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी की प्रसिद्ध लड़ाई जो है वो पानीपत के मैदान में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे कालांतर में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। वहीं 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया और 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज एवं भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ, जिसमें आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने तथा भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी राणा सांगा, राणा प्रताप, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र। हेमचंद्र जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता था, एक शक्तिशाली एवं अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1555 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु का लाभ उठाकर मुगलों पर हमला कर दिया और अर्थात 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली की लड़ाई में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि को ग्रहण किया। यह उपाधि प्राचीन काल के कई राजाओं ने धारण की और हेमू ने आदिल शाह के विरुद्ध 22 लड़ाइयां जीती थी। अगला प्रश्न देखते हैं डैश 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 भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। ऑप्शन ए सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी आनंद चारलू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राजनीतिक सुधारों की बात की गई तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। भारत में राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले जो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और राजा राम मोहन राय ने 1803 ईस्वी में तुहफात उल मुजाहिदीन लिखी। इसमें एकेश्वरवाद का प्रचार किया गया और इन्होंने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से 1528 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
किस सामाजिक सुधार और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? ऑप्शन ए मालवीय, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी अंबेडकर और ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने के लिए बाबा साहेब नाम दिया गया। वह प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा नेता थे। उन्हें भारतीय संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और वह देश के पहले विधि मंत्री भी थे। बी आर अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्चतर डिग्रियां प्राप्त की। वह दलितों के हित के लिए संघर्षशील रहने वाले राजनेता थे। वर्ष 1956 में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की और वर्ष 1990 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय फौज, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय फौज। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन वर्ष 1928 ईस्वी में राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया और इस लीग का नेतृत्व रासबिहारी बोस ने किया। इनके द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत था। अगला प्रश्न है, पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पल्ली आंदोलन का संबंध तमिलनाडु से है और तमिलनाडु में इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह के समय हुई थी। यह आंदोलन जनजातीय अधिकारों को पृथक किए जाने के विरुद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1842 ईस्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के विद्रोही सैनिकों ने बख्त खान के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच किया तथा मुगल बादशाह शासक बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया और आगे इसे ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया। अगला प्रश्न है, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है असम के गोलघाट कार्बी आंगलॉन्ग योम जब गांव जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी। स्थापना के 68 वर्षों के बाद वर्ष 1973 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह उद्यान 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और भारत का यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक वर्ष जो राज्य 17-18 के अनुसार मध्य प्रदेश था, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा का स्थान है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा मिलती है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रबी की फसल डैश 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 के अंत में बोई जाती है? किस महीने के अंत में बोई जाती है? ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन बी नवंबर, ऑप्शन सी दिसंबर और ऑप्शन डी जनवरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर। रबी की फसलें नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इन फसलों के लिए बुआई के समय निम्न तापमान और कटाई के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, चना, जौ, मटर आदि आते हैं। वहीं खरीफ की फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास आदि फसलें आती हैं और जायद की फसलें मार्च में बोई जाती हैं तथा जून जुलाई तक काट ली जाती हैं। यह खरीफ व रबी फसलों के बीच बोई जाती हैं। इसके अंतर्गत कद्दू, ककड़ी, करेला, खीरा आदि प्रमुख रूप से फसलें आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी ताप्ती। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गोदावरी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं मिलती, जबकि साबरमती, नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं और ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। वहीं गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक के पहाड़ियों में त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? ऑप्शन ए 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ऑप्शन बी है 8 डिग्री 4 मिनट साउथ अक्षांश यानी दक्षिणी अक्षांश और ऑप्शन सी है 8 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश और ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। वहीं भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके दक्षिण छोर को इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप के दक्षिणी भाग बड़ा निकोबार में स्थित है और इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपभोग फलन C बराबर A प्लस बी वाई में B किसे दर्शाता है। ऑप्शन ए सीमांत बचत प्रवृत्ति, ऑप्शन बी स्वायत्त खपत, ऑप्शन सी स्वायत्त बचत और ऑप्शन डी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सी बराबर ए प्लस बी वाई एक अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन को दर्शाता है जिसमें बी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। एमपीसी बढ़ी हुई आय के उस अनुपात को दर्शाता है जिसे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उपभोग पर व्यय कर दिया जाता है, जबकि उपभोग फलन में सी कुल उपभोग को दर्शाता है। वहीं ए द्वारा स्वायत्त उपभोग या खपत यानी शून्य आय की अवस्था में उपभोग को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है विशेष घटक योजना को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा किसके कल्याण के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन ए अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, ऑप्शन सी विधवाओं के लिए, ऑप्शन डी यायावरी जनजाति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जनजाति के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उनके कल्याण के लिए वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा विशेष घटक योजना को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के समग्र विकास के लिए एससीपी सभी सामान्य क्षेत्रों के लक्षित वित्तीय और भौतिक लाभों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रेपो रेट, ऑप्शन बी नगद आरक्षी अनुपात, ऑप्शन सी वैधानिक तरलता अनुपात और ऑप्शन डी रिवर्स रेपो रेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिवर्स रेपो रेट। जिस दर पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है और जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बैंक दर या दीर्घकाल के लिए या रेपो रेट अल्पकाल के लिए कहा जाता है। यानी अगर लंबे समय के लिए बैंक लेंगे आरबीआई से कर्जा तो वो होगा बैंक दर, अगर कम समय के लिए लेंगे तो होगा रेपो रेट। आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने की एकमात्र मुख्य उद्देश्य मुद्रा तथा साख की पूर्ति को अर्थव्यवस्था में नियंत्रित करना होता है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप में जमा करना पड़ता है जिसे नगद आरक्षी अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR कहा जाता है, जबकि कुल जमा राशि का वह प्रतिशत जो नगद स्वर्ण या विदेशी मुद्रा के रूप में अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामान या मद जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है या शून्य कर दर या 0% प्रभारित है। ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी अच्छा नहीं इसमें देखना है और उसके बाद दिए गए सही कूट का चयन करना है। समाचार पत्र है, कुमकुम और बिंदी है, 3 है प्रसंस्कृत फल और सब्जी, 4 रेशम कीट और खादी धागा है और ऑप्शन 5 अंतरिक्ष यान। अब इन सभी को सम्मिलित रूप से देखते हुए और देखें कि कौन सा कूट इसमें सही है। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 5 यानी प्रसंस्कृत फल और सब्जी को 0 प्रभावित नहीं किया गया, बाकी सारे जो हैं वो 0 प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 200 दिन, ऑप्शन सी 264 दिन, ऑप्शन डी 255 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 दिन। मनरेगा की शुरुआत जो है केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2005 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना था। मनरेगा योजना में ग्रामीण लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है तथा इस योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन बी वर्ष 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी है वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम देश में प्रथम बार सदनी और पृथक चुनाव की शुरुआत की। ऑप्शन डी वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया। असत्य कथन पूछा गया है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली डैश डैश से ली गई, यानी किस देश से ली गई है? ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा और यूएस से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन संघीय व्यवस्था को इस तरीके से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है कि इसमें संघीय शासन के लक्षण प्रमुख रूप में तथा एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश डैश होना आवश्यक है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल केंद्र में अपितु राज्यों में भी मानव अधिकारों के आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसके आयोग का अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें अध्यक्ष समेत 7 सदस्य होते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष जो है सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रमुख कार्य मानव अधिकारों उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों की जांच करना व नागरिकों के अधिकारों से जुड़ी जानकारियों से परिचित कराना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पॉइंट है राज्यसभा के नामित सभापति, ऑप्शन 2 नंबर है राज्य विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन 3 राज्य विधानसभा के नामित सदस्य। अब इसके आधार पर दिए गए कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 2 और 3। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये शामिल नहीं है। यानी राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के नामित सदस्य ये जो है उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को डैश 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 बनाने का प्रावधान करता है? क्या बनाने का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए संवैधानिक संस्थान, ऑप्शन बी शासी निकाय, ऑप्शन बी सी वित्तीय इकाइयां, ऑप्शन डी नियामक निकाय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक संस्थान। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है, माइटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? ऑप्शन ए मेटाफेज, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी टीलोफेज और ऑप्शन डी प्रोफेज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज। यानी माइटोटिक सेल विभाजन के एनाफेज चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। वहीं बात अगर करें प्रोफेज की, तो यह समसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था होती है। इसमें गुणसूत्र कुंडलित होकर छोटे एवं स्पष्ट दिखने लगते हैं। वहीं मेटाफेज के बारे में बात करें तो मेटाफेज इस अवस्था में क्रोमोसोम्स गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्र होते हैं तथा केंद्र की तर्क से जुड़े रहते हैं। वहीं टीलोफेज इस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर एकत्र हो जाते हैं तथा इसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृत को रोकने के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए MABS यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी REN, ऑप्शन सी सी लेगेस, ऑप्शन डी हाइब्रोडोमास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MABS यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो अगला प्रश्न है, जब वस्तु को वक्रता दर्प केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टी, ऑप्शन बी आभासी और सीधी, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधी, ऑप्शन डी आभासी और उल्टी। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टी। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है। प्रश्न संख्या 29 है, कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है? ऑप्शन ए विद्युत मोटर, ऑप्शन सी प्रतिरोधक, ऑप्शन सी विद्युत फ्यूज और ऑप्शन डी विद्युत तार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से होने से बचाता है। यह विद्युत परिपथ का एक अवयव है जो एक नियत धारा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। इसका मुख्य भाग धातु की तार या पट्टी होती है जो अधिक धारा बहने की दिशा में पिघल जाती है और इस प्रकार परिपथ टूट जाता है।
आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। अगर अभी तक साथियों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन ए धातु की प्रकृति पर, ऑप्शन बी विलयन के ताप पर, ऑप्शन सी विलयन की मोलरता पर, ऑप्शन डी ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ये सभी। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति, धातु की आयनों की मोलरता अर्थात सांद्रता तथा विलयन के ताप पर निर्भर करता है। तो साथियों ये थे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया था जो आपकी आगामी परीक्षाएं जैसे बीडीओ री एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस परीक्षा और बीडीओ बीएड एंट्रेंस एग्जाम और उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी हेल्पफुल है जहां पर आप सभी लोगों के प्रश्नों जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीरीज आप सभी लोगों को पसंद आ रही होगी और आप सभी लोगों के आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।